नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट सिविक्स के कुछ एमसीक्यू। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बहुत से एमसीक्यू। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। डेमोक्रेसी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। डेमोक्रेसी मतलब चार ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो डेमोक्रेसी को सही से परिभाषित कर रहा है? रूल बाय एलीट, रूल बाय पीपल, रूल बाय एलीट, रूल बाय पीपल, या रूल बाय आर्मी, या रूल बाय किंग। तो देखो भाई, डेमोक्रेसी क्या कहती है? जब हम बात करें डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा शासन। यही होती है डेमोक्रेसी। अब अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो आपकी एनसीईआरटी में बताया गया है कि जो डेमोक्रेसी है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी हो सकती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी हो सकती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, समझ लो ये कॉन्सेप्ट बहुत डाउट रहता है स्टूडेंट को। ठीक है भाई। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है जी, समझ लिया। अब देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये है जब सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता हिस्सा लेने लगे। जनता हिस्सा लेने लगे। सरकार अगर कोई काम कर रही है तो सीधे जनता पार्टिसिपेट करे कि कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। पूरी जनता। ये तो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इंडिया में डेमोक्रेसी है लेकिन डायरेक्ट वाली नहीं है। इंडिया में है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहां पे क्या होता है, जनता अपने प्रतिनिधि जनता अपने प्रतिनिधि को वोट के माध्यम से चुनती है। वोट के माध्यम से चुनती है। फिर ये प्रतिनिधि सरकार की निर्णय लेने में भागीदारी देता है। इसीलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, यानी कि प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र। अब देखो और एग्जाम्पल से समझो। आपको पता है जब लोकसभा के चुनाव होते हैं हमारे देश में, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं हमारे देश में, इन चुनाव में पूरे देश के लोग अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि चुनते हैं, इसे क्या कहा जाता है? एमपी, यानी कि सांसद। ठीक है। फिर ये सांसद लोकसभा में बैठकर सरकार के कामों में भागीदारी देते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई है। ऐसे ही जब राज्य के अंदर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो एमएलए चुना जाता है अपने एरिया से जनता के द्वारा, जिसे विधायक कहते हैं, और ये विधायक सरकार में भागीदारी देता है। समझ गए ना? इसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि आधारित डेमोक्रेसी। ठीक है, आई समझ में? चलो, तो रूल बाय द पीपल, इसे ही डेमोक्रेसी कहा जाता है। निम्नलिखित में से लोकतंत्र को मजबूत कौन बनाता है? तो देखो भाई, लोकतंत्र मजबूत तभी बनेगा जब जनता की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन जितना होगा उतना ही लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। अब देखो, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, यहां देख लो एक बार। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर या हाईकोर्ट जज? तो देखो भाई, राज्य का संवैधानिक प्रमुख, तो यानी कि अब हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार की। किसकी बात कर रहे हैं हम? राज्य सरकार की बात कर रहे हैं। तो राज्य सरकार में देखा जाए तो एक होता है क्या? वास्तविक प्रमुख, यानी कि रियल हेड राज्य सरकार का, और एक होता है संवैधानिक प्रमुख। इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ठीक है, राज्य सरकार में। तो राज्य सरकार का वास्तविक मुखिया तो होता है मुख्यमंत्री।
चीफ मिनिस्टर। और राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। यानी कि गवर्नर। ठीक है। अब देखो भाई, मुख्यमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं। राज्यपाल के पास नाम मात्र की शक्तियां हैं। अब देखो, यहां ये जो राज्यपाल है, ये राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। ठीक है। राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। और कुछ और फैक्ट देखें। सीएम की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है। और देखें, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। तो संवैधानिक प्रमुख कौन है? गवर्नर। और देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति। रियल एग्जीक्यूटिव पावर इन द स्टेट लाइज, देखो वही आ गया फिर उसी एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन। स्टेट की वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है, अभी हमने बात करी। मीडिया इज कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज, मीडिया को चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है डेमोक्रेसी का? क्योंकि ये कानून बनाती है। मीडिया कानून कहाँ बनाती है? ये न्यायपालिका को कंट्रोल करती है? नहीं। इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, ये पारदर्शिता लाती है सरकार के कामकाज में। पारदर्शिता सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाती है। ठीक है। इसलिए चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है? चौथा स्तंभ। जो हम बात कर रहे हैं चार स्तंभ की, तो इसमें विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका चौथे पे आ जाता है क्या? मीडिया। ये चार स्तंभ लोकतंत्र के हो गए।
क्योंकि सरकार काम नहीं करेगी तो मीडिया सवाल पूछेगी, इससे पारदर्शिता आती है। ठीक है, सरकार काम नहीं करेगी तो मीडिया सवाल पूछेगी, इससे क्या आती है, पारदर्शिता आती है। सरकार अकाउंटेबल बनती है, सरकार जिम्मेदारी लेती है। पेड न्यूज का मतलब क्या है, तो भैया पेड न्यूज क्या है, पेमेंट लेने के बाद जैसी खबर चाहो वैसी दिखा देना, वो पेड न्यूज है। लैंगिक असमानता मुख्यतः किसका परिणाम है, तो सोशल नॉर्म्स, सामाजिक जो रिवाजें हैं उनकी वजह से हो रहा है ये। तो देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन, कब एडॉप्ट किया गया था, तो देखो भाई 15 अगस्त को देख लें हम। छब्बीस जनवरी को लागू हुआ संविधान, 26 नवंबर को अपनाया, और 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर तो गांधी जयंती है। या लाल बहादुर शास्त्री जयंती। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कब अपना गया, 26 नवंबर 1950 को। ठीक है भाई, याद रहेगा। तो ये हमने डिस्कस किए, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।